हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में पहला प्रयास किसने किया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किन 19वीं सदी से पहले कुछ ऐसी रचनाएं जो मिलती हैं जिनमें जो इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ हमें जानकारी मिलती है जो मध्यकाल से पहले उनकी रचना मध्यकाल में जिनकी रचना की गई थी। जैसे गोकुलनाथ द्वारा रचित 284 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें 84 जो वैष्णव की वार्ता है उसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन किया गया है और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन किया गया है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए विठलनाथ और विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, तो उन्होंने इसमें अपने दादा व पिता के शिष्यों का वर्णन किया है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल, ध्रुवदास द्वारा रचित भक्त नामावली और कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित कालिदास हजारा, इन रचनाओं को हमने पढ़ा था। तो हम अब देखते हैं कि किस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे प्रथम जो प्रयास था वो किसने किया, वे किस भाषा के थे और उन्होंने किसको आधार बनाकर उस रचना का निर्माण किया। तो वे थे गारसा द तासी। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रारंभ था वो किसी हिंदी भाषी कवि के द्वारा नहीं बल्कि गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान के द्वारा किया गया, जो कि और उनकी भाषा थी फ्रांसीसी भाषा में इसका वर्णन किया गया था, इसकी रचना की गई। और इन्होंने फ्रेंच जो पद्धति अपनाई थी वे थी वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी जैसे आप जानते हैं कि वर्ण के अनुसार, अर्थात क से जो भी कवि रचनाकार हुए उन सबको उन्होंने एक ही पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। तो इसी प्रकार से उनकी जो ये पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, यह दोषपूर्ण भी मानी जाती है। कुल कवि इन्होंने जो इसमें लिए थे वे 738 कवियों की संख्या बताई जाती है, जिसमें से हिंदी के सिर्फ 72 कवियों को ही उन्होंने लिया था। और इनके इस ग्रंथ को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका जो है अनुवाद किया था। हिंदी जो साहित्य इतिहास का इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी जो नामक इनका ग्रंथ था उसका अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो फ्रेंड्स, इनका जो प्रकाशन हुआ, इनके ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में बताया जाता है। पहला है 1839 ईस्वी में, जिसमें सिर्फ उन्होंने कवि परिचय दिया। दूसरा उन्होंने दिया था 1847 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने रचनाओं का परिचय दिया। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ से माना जाता है। और जो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं वे इसे प्रथम इतिहास व तासी जी को प्रथम इतिहासकार मानते हैं। एक और रचना इसमें बताई जाती है फ्रेंड्स कि लेखन परंपरा में जो हिंदी भाषा में लिखा ग्रंथ था वह था महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह। इसे वास्तव में इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भाषा काव्य संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है, या महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी भाषा का काव्य जो है उसकी जो रचना है उसका नाम क्या है। तो इसीलिए मैंने इसमें इसको भी लिख दिया है। दूसरा है, हम इसमें कई बार देख लेते हैं मौलवी करीमुद्दीन की एक रचना मानी जाती है तज़किरा ए शुअरा, जिसको कि मौलवी करीमुद्दीन की जो ये रचना है कुछ लोग इसे मानते हैं कि वो उनकी मौलिक रचना है, लेकिन कुछ मानते हैं कि जो ये तासी जी के जो ग्रंथ है उसका ही अनुवाद उन्होंने किया है। तो ये इन सब के विषय में था कि गारसा द तासी ने सबसे पहले फ्रेंच जो विद्वान थे उन्होंने इसका वर्णानुक्रम पद्धति से इसकी रचना की और इसमें 738 कवियों को लिया गया था। इसका प्रकाशन हुआ था 1839 से 1847 ईस्वी में। तो इसमें से जो मुख्य प्रश्न है फ्रेंड्स उन सबको हम रिवाइज करते चलेंगे। दूसरा है उसके बाद हमारा शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन में जो गारसा तासी थे इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, और उसके उपरांत जो हमारे आते हैं शिव सिंह सेंगर जी, इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। शिव सिंह सेंगर, इनकी जो रचना है वह है शिव सिंह सरोज, कालिदास हजारा पर यह आधारित है। इनकी जो भाषा थी वह थी हिंदी। यदि पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को माना जाता है। इनकी जो पद्धति थी वह भी गारसा द तासी की भांति ही वर्णानुक्रम पद्धति को इन्होंने अपनाया था और 1883 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें कवियों की जो संख्या बताई जाती है वह लगभग 1000 बताई जाती है, लेकिन यदि वास्तविक जो संख्या है उसे पूछा जाता है तो 838 कवि इसके माने जाते हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम जो इतिहास है,
क्यों? क्योंकि जो पहले जो भाषा गारसा तासी ने जो लिखा था फ्रेंड्स, वो क्या था, हिंदी साहित्य लेखन में पहला प्रथम प्रयास था, लेकिन वह हिंदी भाषा में नहीं था। यह क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें दोनों एक ही हर जगह हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो प्रयास है वो तासी जी ने किया है, तो हम उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन हमें उसकी जो भाषा है उसको समझना चाहिए कि पहला प्रयास तासी जी ने किया था, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को माना जाता है। और इसी को इतिहास लेखन में इसका प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया, इसलिए इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य जो कवि हैं उनको प्रथम कवि भी माना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमने इसमें दो चीज़ें देखी। सबसे पहला जो प्रयास था तासी जी ने किया, दूसरा शिव सिंह सरोज जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने हिंदी इसमें जो महत्वपूर्ण जो कार्य किया था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, इन्होंने कालानुक्रम पद्धति को भी अपनाया था। कि पहले जो दोनों कवि आए हैं उन्होंने क्या किया, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, लेकिन उन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। इनकी जो रचना है उसका नाम था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नेकुलर का अर्थ होता है देसी भाषा, जो वहाँ की देसी जो भाषा थी उसके आधार पर जो उनका साहित्य है। तो उसके बाद उन्होंने इसका जो प्रकाशन किया था, इसका 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में होता है, लेकिन उसके उपरांत अगले ही वर्ष 1889 ईस्वी में इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हो जाता है। इसमें उन्होंने कालखंड कालखंड में तो इसने बांटा है ग्रियर्सन जी ने, लेकिन इन्होंने जो कालखंड दिए हैं वे उनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रत्येक जो काल है उसको एक काल का सूचक बना दिया है। प्रत्येक भाग को इन्होंने 11 भागों में इसको बांट दिया है कि ये इनमें जो प्रत्येक को काल का खंड देकर, जैसे पहला जो इनका है ज़्यादातर हम इनमें वही पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पहला जो कालखंड है इनका चारण काल, इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने चारण काल नाम दिया है और इन्होंने 952 कवियों को इसमें शामिल किया था। तो फ्रेंड्स हमने पहले देखा, पहला प्रयास करते हैं तासी जी, दूसरा हिंदी भाषा में लिखा प्रथम जो इतिहास है वह है शिव सिंह सरोज, और तीसरा जो कि वास्तविक अर्थों में यदि कहा जाए वास्तविक अर्थों में या सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वह माना जाता है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये 3 प्रश्न हैं, लेकिन सिर्फ इनकी भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर है जो कि आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए। उसमें इन्होंने क्या किया है, प्रकाशन जो इसमें ग्रियर्सन जी का जो ग्रंथ है इसमें डॉक्टर किशोरी लाल जो गुप्त हैं वे कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है उस शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद करते हैं और इन्हें वास्तव में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी मानते हैं, इसे माना जाता है और इसका समर्थन किशोरी लाल गुप्त जी भी करते हैं। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी की इसके विषय में एक कहा जाता है कि इनकी जो देन है हिंदी साहित्य को, उन्होंने 16वीं 17वीं सदी का जो युग था वो भक्ति काल का युग था और उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानना उनकी एक देन है और माना जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि बुद्ध के बाद यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरा बड़ा लोकनायक हो सकता है तो वह तुलसीदास जी हैं। तो फ्रेंड्स कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि जो तुलसीदास जी को दूसरा बड़ा लोकनायक बुद्ध के बाद यदि माना जाता है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इन्हें मानने वाला थे जॉर्ज जो ग्रियर्सन जी हैं, लेकिन उनका सिर्फ द्विवेदी जी ने समर्थन किया था। यदि आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि ये जो पंक्ति है इसके बारे में कहने वाले कौन है तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन यदि नहीं होता तो उसके विषय में आप जाएंगे द्विवेदी जी की तरफ, क्योंकि समन्वय की जो विराट चेष्टा है उसके विषय में उन्होंने कहा है कि जो समन्वय का जो लोकनायक वही हो सकता है, समन्वय जो समाज में समन्वय की जो भावना रखता है, तो वो तुलसीदास जी के विषय में कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आदिकाल को उन्होंने चारण काल नाम दिया है। इनके विषय में जो है विवाद भी है, क्योंकि जो इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया ये इन्होंने इनकी जो अवधि मानी है वो 7वीं सदी मानी है और अब ईस्वी देखेंगे तो 643 ईस्वी, लेकिन जो चारण काल है वह लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से आरंभ होता है। तो इसीलिए इनका जो चारण काल नाम देना है और जो कालावधि है ये दोनों जो है एक समान प्रतीत नहीं होते, इन दोनों में भेद है।
अर्थात इनकी समानता नहीं होती। इसी कारण से भी इनमें विवाद है। इस ग्रंथ में जो है केवल कवियों को ही स्थान दिया गया है, हिंदी के जो कवि हैं उनको ही स्थान दिया गया है, और काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किया गया, लेकिन इसके बाद भी इनमें दोष है। जो हमने पहले अभी बताया कि इसमें नामकरण और काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है, क्योंकि जो विभाजन किया है जिस समय के अनुसार किया है उस समय पर चारण काल नहीं है, और जब चारण काल है उस समय को उन्होंने महत्वता नहीं दी। उसके बाद है फ्रेंड्स हम देखेंगे मिश्र बंधु विनोद। उसके उपरांत जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद। इसमें 3 भाई हैं, वो तीनों मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना करते हैं। उनके नाम जो हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र व गणेश बिहारी मिश्र। इसमें कई बार हमें भ्रम हो जाता है जब ऑप्शन में दिए जाते हैं कि गणेश, इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र को भी दे दिया जाता है, और हमें ऐसा आभास हो जाता है कि कृष्ण बिहारी मिश्र भी इन्हीं के भाई हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र ही तीनों भाई थे जो कि मिश्र बंधु विनोद की जिन्होंने रचना की, मिश्र बंधु नाम से वो रचना करते थे। इनकी जो भाषा है वह हिंदी भाषा है। इन्होंने भी कालानुक्रमी पद्धति जो है अपनाई है। इन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन 4 भागों में किया। प्रथम जो भाग है उन्होंने 1913 ईस्वी में, और जो चतुर्थ भाग है 1934 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कि इनका जो मिश्र बंधु विनोद का दूसरा भाग का प्रकाशित हुआ तो वो भी 1913 ही है, क्योंकि पहले जो 3 भाग हैं वो 1913 ईस्वी में ही प्रकाशित हो जाते हैं। उसके उपरांत फ्रेंड्स इन्होंने कालखंड जो किया है वह 8 भागों में कर दिया है। इनका जो कालखंड है वह 8 भागों में कर दिया गया है, और इन्होंने जो कवियों की संख्या, सबसे अधिक इनकी जो कवियों की संख्या थी वह थी 5000, लगभग 5000 मानी जाती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वास्तविक जो पूछ ली जाती है तो 4591 आप मानकर 4591 को ही वास्तविक मानेंगे। तो इसमें इन्होंने कवियों का जो है जीवन वृत्त को आधार बनाया। इन्होंने सिर्फ कवियों के परिचय को ही महत्व दिया है, उनकी रचनाओं को महत्व नहीं दिया। तो इसमें इन्होंने शुक्ल जी ने इसी आधार पर व्यंग्य, इस रचना के आधार पर व्यंग्य किया है कि इस ग्रंथ को उन्होंने एक बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर इस पर व्यंग्य किया है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक 5000 कवियों का जीवन परिचय मिलता है, लेकिन उनकी रचनाओं के विषय में इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसीलिए उन्होंने उस पर व्यंग्य भी किया है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने भले ही इस ग्रंथ को इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर व्यंग्य किया हो, लेकिन इस ग्रंथ को आधार मानकर उन्होंने अपना जो इनका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी जब रचना करते हैं तो वे उसमें मिश्र बंधु विनोद के जो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है उसका आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसको वो एक संदर्भ के रूप में और एक पुस्तक के रूप में उसी से जो आधार सामग्री है वो देखते हैं, और रीतिकालीन जो कवि हैं उनका परिचय भी वो इस ग्रंथ से लेते हैं। उसके उपरांत जो साहित्य खड़ी बोली है, खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को माना गया है। मिश्र बंधु ऐसा मानते हैं कि जो खड़ी बोली गद्य है उसका प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है कि गोरखनाथ जी ही इस खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक हैं। उसके उपरांत फ्रेंड्स सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो नाम आता है, सर्वप्रमुख माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका जो ग्रंथ है वह सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उन्होंने युगीन चेतना पर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने युगीन चेतना पर अधिक बल दिया है। जिस प्रकार से जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वे युगीन चेतना पर बल न देकर परंपरा पर बल देते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी युगीन चेतना पर बल देते हैं। इनकी जो रचना है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी जो भाषा है वो हिंदी है, और पद्धति इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। विधेयवादी पद्धति जो हमने पहले देखी थी कि विधेयवादी पद्धति 4 तरह की जो पद्धतियाँ इन्होंने अपनाई हैं, और उनमें से जो विधेयवादी पद्धति है वह सबसे पहले उसके हिंदी साहित्य के इतिहास में उसके जो जनक या प्रवर्तक कहे जाते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाएंगे। लेकिन विश्व आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि विधेयवादी पद्धति का जनक किसी को माना जाता है तो वो तेन को माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि पूछा जाता है तो विधेयवादी जो पद्धति है उसके जनक तेन है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि पूछा जाता है तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने 1000 कवियों व लेखकों के विषय में इस रचना में वर्णन किया है, और इसका जो प्रकाशन है वह 1929 ईस्वी में किया जाता है।
फ्रेंड्स इसके विषय में कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सबसे पहले ऐसे ही नहीं लिख दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है वो किस प्रकार से उनका लिखा गया। यह वास्तव में जो इतिहास ग्रंथ है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर क्या है? नागरी काशी प्रचारिणी जो सभा है उसकी स्थापना जब की जाती है तो उसमें उसकी स्थापना करने में जो श्याम सुंदर दास जी हैं उनका विशेष योगदान है। वो उसके संस्थापक कहे जाते हैं और इसी कारण से वो अब जब काशी नागरी प्रचारिणी सभा की में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी को आमंत्रित करते हैं कि वे उसकी शब्द सागर की भूमिका लिखें। और इसी कारण से इस जो नागरी प्रचारिणी काशी सभा 1893 में जो कि स्थापित की जाती है उसमें उस सब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। इसे वास्तव में और इसका नाम भी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसे सबसे पहले लिखा गया था। लेकिन बाद में इसका जो रूप परिवर्तन करके इसको स्वतंत्र एक पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में ही इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हिंदी साहित्य की जो इतिहास है और इसका जो इनकी जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा थी फ्रेंड्स उसके विषय में देख लेते हैं कि जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है वह जो बाबू श्याम सुंदर दास हैं वह उनके जो मित्र हैं वे सब इसकी स्थापना करते हैं। जब हिंदी का प्रयोग करने वाले जो कुछ जो लोग होते थे उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो तब क्वींस जो कॉलेज है वहाँ के वाराणसी के क्वींस कॉलेज जो वाराणसी में है वहाँ पे 3 छात्र जो हैं श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, वे उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें हिंदी को विकसित करने के लिए या हिंदी के संदर्भ में कुछ करना है। और उस समय वे वहाँ के छात्रावास जो है उसके बरामदे में बैठकर नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं। और उसी के संदर्भ में इसमें जो इनका अध्यक्ष बनाया जाता है नागरी प्रचारिणी जो सभा है उसकी स्थापना होती है 1893 ईस्वी में। लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह भारतेंदु जी के जो फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्ण दास जी उनको बनाया जाता है। तो इसीलिए इस संस्था की जो स्थापना थी संस्थापक जो कहे जाते हैं वो श्याम सुंदर दास जी कहे जाते हैं। वैसे इनमें 3 मित्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बाबू राधा कृष्ण दास जी। और उसी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो उसमें हुई थी तो उसमें हिंदी शब्द सागर जो एक अनेक जो लेखक हैं रचनाकार हैं उनके द्वारा एक ऐसा कोश है शब्द सागर कोश जो है उसकी रचना जो की थी उसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को श्याम सुंदर दास जी ने आमंत्रित किया और उन्होंने इसकी भूमिका के रूप में जिस भूमिका को तैयार किया था वह थी हिंदी साहित्य का विकास। और बाद में उसका नाम परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसको स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा। 1929 में इसको स्वतंत्र रूप दिया गया था। शुक्ल जी ने जो शिव सिंह सेंगर हैं जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु इनका जो इतिहास है उसे कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है कि वो उसे एक कवियों के जीवन वृत्त का संग्रह मानते हैं कि वहाँ से जो सामग्री है वो जुटाई जा सकती है। फ्रेंड्स जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब अपने इतिहास को लिखा तो उसमें वे शुक्ल जी जिन पुस्तकों की सहायता लेते हैं उनके प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं। और उन रचनाओं में है कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है, हिंदी गोविंद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि द्वारा रचित और मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित है। तो आपने देखा पहले जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं मिश्र बंधुओं की जो रचना मिश्र बंधु विनोद उसे व्यंग्य भी करते हैं और एक हिंदी साहित्य का बड़ा इतिवृत्तात्मक इतिहास भी कहते हैं। लेकिन उसी को वो आधार भी बनाते हैं अपने साहित्य के इतिहास में जो इतिहास ग्रंथ लिखते हैं उसमें और उसका आभार भी वो व्यक्त करते हैं। शुक्ल जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि जबकि देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो इसमें उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है फ्रेंड्स शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने
एक दूसरा जो कार्य किया वो दोहरे नामकरण की परंपरा का किया, कि उन्होंने सबसे पहले दोहरे नामकरण की जो परंपरा थी वो शुक्ल जी ने ही आरंभ की। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा नाम दिया, वीरगाथा काल। और उसका आधार जो उन्होंने सबसे विवादित जो उनका काल था जिसका नामकरण उन्होंने किया वो वीरगाथा काल नाम ही है, जिसका आधार उन्होंने 12 रचनाओं को माना है। 12 रचनाओं में 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं और जो 8 रचनाएं हैं वे देश भाषा की हैं। उस 4 रचनाओं में है हमीर रासो, शांगधंग की, विजयपाल रासो, नल सिंह की, कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति की। और जो अन्य 8 भाषाएं हैं पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव, परमाल रासो, खुमान रासो, जयमयंग, जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। तो फ्रेंड्स इनमें से जो देश भाषा की जो रचनाएं हैं उनमें से पृथ्वीराज रासो को तो वो स्वयं ही अप्रमाणिक रचना मानते हैं। बीसलदेव रासो और पदावली ये श्रृंगारिक रचनाएं हैं। कुछ रचनाओं को उन्होंने स्वयं पढ़ा ही नहीं था, दूसरों के द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर उन्होंने इसमें उसको जो है स्थान दिया है। तो खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उसमें कुछ ऐसा वीर काव्य जैसा है ही नहीं, तो कोई श्रृंगारिक रचनाएं उन्होंने की ही नहीं। तो इन सब के आधार पर ही उनकी ये जो रचना है, जो उनका जो नामकरण दिया गया है वो सबसे ज़्यादा विवादित रहा। और फ्रेंड्स शुक्ल जी ने जो है रीतिकाल का कोई विभाजन नहीं किया था। रीतिकाल का जो विभाजन था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यह किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और शुक्ल जी ने भक्ति काल के विषय में कहा जाता है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल के जो 4 प्रमुख कवि हैं उनको अपने जो उनकी प्रसिद्धि के आधार पर उनको या अपने जो आधार पर उनके स्थान निर्धारित किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने तुलसीदास को रखा, दूसरा उन्होंने सूरदास को और तीसरा उन्होंने जायसी को रखा। लेकिन कबीर के प्रति उनका उपेक्षा का भाव ही रहा, कबीर जी को वे कोई स्थान प्रदान नहीं करते। उसके बाद उन्होंने आधुनिक काल को 3 भागों में, 3 उत्थानों में बांटा है। आधुनिक काल को वो बांटते हैं गद्य और पद्य, 3 अलग अलग भागों उत्थानों में वे बांट देते हैं। जो प्रथम उत्थान है वे कहते हैं 1925 से 50 विक्रमी संवत, द्वितीय 50 से 75 और तृतीय जो है 1975 से आगे माना जाता है। तो फ्रेंड्स हम इसमें जो है 25 वर्षों का अंतराल है, यह एक संयोग ही हो सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों माना कि 1925 में विक्रमी जो संवत है उस समय ऐसी क्या घटना रही होगी कि इन्होंने वहाँ से आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान माना। उन्होंने उस समय पर जैसे देखा जाए 1925 से जब हम 57 वर्ष जब घटाते हैं तो वहाँ पर भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं उनका अनुवादित जो नाटक था विद्या सुंदर और दूसरा उन्होंने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में यह प्रकाश संचालित होती है, तो उस समय को उन्होंने प्रथम उत्थान मान लिया है। ऐसे ही उन्होंने उन सब घटनाओं को इसमें उसके आधार पर ही इसका नामकरण किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान में जैसे हम देखते हैं कि 1975 उस समय पर 1918 इसका जो काल होता है, तो उस समय छायावाद का आरंभ हो जाता है। झरना जो कविता है वो आ जाती है, झरना जो संग्रह है वो हो जाता है, तो उसको उन्होंने अलग अलग कालों में बांट दिया है। उसके उपरांत छायावाद जो इसमें हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि सबसे युगीन चेतना पर बल देने वाले ऐसे साहित्यकार हैं जिनका जो साहित्य है वह एक मील का पत्थर सिद्ध होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इन्होंने जो काल विभाजन किया था वो सबसे पहले उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को वो गद्य काल कहते हैं। वीरगाथा काल पर सबसे अधिक इनका विवाद रहता है और इसी कारण से इनका जो समय है वो समय देते हैं ये एक संवत 1050 से 1375 वीरगाथा काल के लिए, 1375 से 1700 विक्रमी संवत भक्ति काल के लिए और 1700 विक्रमी संवत से 1900 रीति काल के लिए। और गद्य काल जो कि आधुनिक काल का नामकरण है उसमें वो 1900 से 1984 विक्रमी संवत निर्धारित करते हैं। तो इसमें उन्होंने जो शुक्ल जी थे उनके काल विभाजन की जो पद्धति है उनके 2 आधार होते हैं। प्रधान प्रवृत्ति जो उस समय प्रधान क्या था कि वीरगाथाएं जो जैसे कि उन्होंने वीरगाथा काल नामकरण दे दिया, और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर वो इनका नामकरण करते थे। उन्होंने जो भक्ति काल है उसको भी ऐसे भागों में बांट दिया था, जैसे ज्ञानाश्री और ज्ञानाश्री जो धारा थी, संत काव्यश्री और उन्होंने राम काव्य, कृष्ण काव्य, इनमें भी बांटा था। तो आगे हम देखते हैं एक अन्य प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास इनका प्रसिद्ध जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें उन्होंने 7 प्रकरणों को
बनाए, 7 प्रकरण अर्थात 7 विषयों में 7 भागों में इन्होंने बांटा है। इनका जो सबसे पहला जो इसको बांटते हैं, ये 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का इनका साहित्य इतिहास है। इनका जो फ्रेंड्स इतिहास है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, इन्होंने इनका जो इतिहास है वो 2 भागों में इन्होंने बांटना चाहा, लेकिन जो प्रथम भाग है वही इनका प्रकाशित हो सका था, लेकिन जो दूसरा भाग है वह इनका प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए ये एक अधूरा इतिहास भी है। यदि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास अधूरा इतिहास है, तो वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास है, अधूरा इतिहास है। लेकिन एक अन्य है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वह सुमन राजे द्वारा रचित है, उसका नाम आधा इतिहास है। उसमें ऐसा क्यों है आधा इतिहास, उसको इसलिए कहा जाता है आधा इतिहास जो है क्योंकि उसमें सुमन राजे जी ने हिंदी जो लेखक हैं या लेखिकाएं, उनमें से लेखकों को नहीं, लेखिकाओं जो स्त्रियां हैं, महिला वर्ग है, उसको ही उसमें शामिल किया है, पुरुष वर्ग को उसमें शामिल नहीं किया, इसलिए इसका नाम जो है आधा इतिहास है। लेकिन वास्तव में जो अधूरा ग्रंथ है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, आलोचनात्मक इतिहास है। इसका जो प्रकाशन है वह 1938 ईस्वी में इसका प्रथम भाग जो है प्रकाशित होता है, दूसरा भाग इनका होता ही नहीं क्योंकि ये अधूरा ग्रंथ है। और इन्होंने जो आदिकाल है उसको 2 भागों में बांट दिया है, संधि काल और चारण काल। चारण काल हमने पहले देखा था, चारण काल किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल विभाजन किया था। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो देखते हैं कि जो चारण काल विभाजन है उन्होंने किया है कि पहले उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया, 600 जो 43 या 7वीं सदी से उसको मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो 1000 से 1375 विक्रमी संवत चारण काल जो है, तो इसका सुधार जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इसका सुधार कर देते हैं और वो संधि काल नाम देते हैं, क्योंकि जो अपभ्रंश है और जो देसी भाषाएं उस समय चल रही थी उन दोनों में संधि हो रही थी, तो इसलिए वो इस काल को संधि काल नाम देते हैं। और हिंदी का जो पहला कवि वे मानते हैं वो स्वयंभू को मानते हैं, अर्थात हिंदी का पहला कवि अपभ्रंश भाषा जो कि उस समय प्रचलित थी, अपभ्रंश भाषा का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। उसके उपरांत हम देखते हैं जो अगले हमारे लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने 3 रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी में की, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। वास्तव में इन्होंने जो कहा जाता है कि इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। हिंदी साहित्य का की जो भूमिका है वह निबंधों का संग्रह है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना निबंधों का संग्रह है, तो वह हिंदी साहित्य की भूमिका है, यह निबंधों का संग्रह है। इन्होंने हिंदी जो भाषी थे उनको हिंदी भाषा सिखाने के लिए, हिंदी भाषा से परिचित कराने के लिए इन निबंधों को लिखा। दूसरा है उनका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1952 में जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है इसे मूल रूप से इतिहास कहा जा सकता है। उसके उपरांत है 1952, उसी में होता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी जो साहित्य का आदिकाल है वह 5 व्याख्यानों का संग्रह माना जाता है कि उन्होंने जो 5 व्याख्यान दिए उन्हीं का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। उसके उपरांत शुक्ल जी जो हैं वो शुक्ल जी की जो जितनी भी मान्यताएं हैं उनका खंडन पुरजोर तरीके से यदि कोई करता है तो वो द्विवेदी जी करते हैं। कि वो सिर्फ ऐसे खंडन नहीं करते कि वो उनके विरोधी हैं, बल्कि वो उसका प्रमाण भी देते हैं कि हर जगह जब हम देखते हैं तो वो उनका खंडन कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था कि प्राजित मनोवर्ती का जो भावना आ रही है भक्ति काल की, तो वो उसका खंडन करते हैं कि ये ऐसा यदि ये ना होता, हिंदू मुस्लिम जो है ना आए हुए थे, तो भी है भक्ति काल का जो आना था 12 आना जो है संभव था। शुक्ल जी जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल नाम देते हैं वे उनमें से कुछ जो ग्रंथ हैं उनकी प्रमाणिकता पर ही, उनकी ऐतिहासिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार जो भक्ति का जो उदय है प्रमुख का जो पराजित मैंने अभी बताया, तो उसमें क्या है वो उसका भी खंडन करते हैं। तो शुक्ल जी ने कबीर की जहाँ पर उपेक्षा की है वो उनको कोई स्थान नहीं प्रदान करते, जैसे तुलसीदास जी को प्रथम स्थान, उसके बाद सूरदास जी और फिर जयसी, तो कबीर को वो कोई स्थान ही नहीं देते, तो वहाँ पर द्विवेदी जो हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी ने इस पंक्ति में यहाँ पर कहा है, उसको ऐसे कैसे जो है यहाँ पर इस पंक्ति में मैंने लिया है, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो ये पंक्ति जो है शायद इसमें से कट गई है।
मैंने आपके लिए इसको पढ़ दिया है। यह जो पंक्ति है उसमें चुनौती देते हुए उसको प्रमाणों के आधार पर खंडित कर दिया है। उसके जो द्विवेदी जी थे वे ही शुक्ल जी की प्रत्येक जो मान्यता थी उसका खंडन करते हैं, और सिर्फ खंडन ही नहीं बल्कि उसको प्रमाण के आधार पर सिद्ध भी करते हैं। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम आदिकाल है, आदिकाल नामकरण जो है वो उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामकरण आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया है, और उसका समर्थन किया था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। उनका जो नामकरण है वही सर्वथा उचित माना जाता है। उसके उपरांत है हमारा नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके विषय में जब जो हमने अभी पढ़ा था कि इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को होती है, और इसकी जो स्थापना है वह जो क्वींस कॉलेज वाराणसी के जो 3 छात्र हैं, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, वे करते हैं। वो 9th क्लास के 3 छात्र थे जो कि उसकी स्थापना करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय पर जब हिंदी भाषा बोलने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था, तब वो उनके मन में आता है कि हमें ऐसा कुछ करना है, तब वे इसकी स्थापना कर देते हैं। और उस समय पर उनका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वह भारतेंदु जी के जो फेरे भाई हैं उनको बाबू राधा कृष्ण दास जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जो ये संस्था थी नागरी प्रचारणी काशी सभा काशी जो संस्था थी, इसकी जो रचना हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, क्योंकि इसमें जो है किसी एक लेखक किसी एक रचनाकार की जो रचना नहीं है, जबकि शताधिक बहुत सारे लेखकों और रचनाओं का सामूहिक जो है प्रयास किया गया है। इसमें शुक्ल जी जो हैं उनका द्वारा रचित इतिहास पर यह आधारित मानी जाती हैं। इसमें एकरूपता भी नहीं देखने को मिलती। इसमें जो प्रसिद्ध है जैसे रीति काव्य की भूमिका, वह छठे खंड में कई बार पूछ लिया जाता है कि रीति काव्य की जो भूमिका है वह नागरी प्रचारणी सभा काशी में किस भाग में वर्णित है, किस खंड में वर्णित है, तो यह छठे खंड में वर्णित है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो ये सब आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो ये इन्होंने अलग अलग हैं जो इन्होंने, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, तो अनेक जो विद्वान थे लेखक थे उन्होंने अपनी रचनाओं का इसमें जो है सामूहिक प्रयास उसको इसमें जो है स्थान दिया गया है। उसके उपरांत है इसमें हम अंत में जो है देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र जो गुप्त की रचना है वह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनका प्रकाशन 1965 ईस्वी में होता है, और ये आदिकाल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है धर्म आश्रित, दूसरा राज्य आश्रित और तीसरा लोक आश्रित। धर्म जो आश्रित है उसे वे सिद्ध, नाथ और जैन, अर्थात धर्म के आधार पर जो सिद्ध थे, नाथ थे और जैन थे, उनकी जो धार्मिक जो रचनाएं थी उनके आधार पर वो बांटते हैं। राज्य आश्रित जो राज्य में रहते थे और उनके वीर गाथाओं का वर्णन करते थे, जिस तरह से जो चारणों के द्वारा लिखा गया था, तो वो सब क्या था, रासो काव्य, राज्य आश्रित, राज्य में रहकर उनकी वीर गाथाएं लिखते थे। लोक आश्रित जो लोक मनोरंजन उस समय पर जो वहाँ पर प्रचलित होती थी, ऐसी रचनाएं, लोक मनोरंजन की जो रचनाएं की जाती थी वो लोक आश्रित थी। जैसे पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, इस तरह की जो रचनाएं थी वो लोक आश्रित रचनाओं में आती हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने 3 जो आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। फ्रेंड्स, हमने जो मुख्य जो भी इनके भाग थे, हमने इनका नामकरण व इनके काल विभाजन को जाना। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वह था गारसा तासी के द्वारा, जो फ्रेंच विद्वान थे, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था शिव सिंह सेंगर व तासी जी ने। लेकिन हिंदी सब पहला प्रयास तासी जी ने किया। हिंदी साहित्य इतिहास जो हिंदी भाषा में पहला जो लिखा गया था वह था शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। तीसरा जो था जॉर्ज ग्रेगसन, अर्थात वास्तविक सच्चे अर्थों में जो हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है वह द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके उपरांत जो जॉर्ज ग्रेगसन ने था कालानुक्रमिक पद्धति को भी अपनाया है। मिश्र बंधुओं ने भी उसी पद्धति को अपनाया और सबसे इसे एक वृत्त इतिहास भी माना जाता है। मिश्र बंधु जो 3 भाई थे उन्होंने जो रचना की थी, उन्होंने सबसे अधिक जो कवि परिचय है लगभग 5000 कवियों के उनको स्थान दिया है। उसके उपरांत सबसे जो शीर्ष स्थान पर है, सबसे उच्च कोटि का या जिसका इतिहास जो है मील का पत्थर साबित होता है वह है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि विधेयवादी पद्धति के आधार पर
लिखा गया है। 1929 में इसकी रचना की जाती है और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जाता है। उसके उपरांत हमने किया था आधुनिक जो शुक्ल जी के द्वारा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जो कि आधा इतिहास है, अधूरा ग्रंथ रह गया था ये। इसको 2 भागों में ही बांटा है, संधि काल और चारण काल। उसके उपरांत हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि शुक्ल जी का खंडन करने वाले ऐसे कवि हैं जो कि उनको प्रमाण सहित उनकी जो मान्यताएं उनको खंडित करते हैं और वो परंपरा पर अधिक बल देते हैं। उन्होंने 3 जो लिखे थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीनों की जो उनका पहला जो है 1940 में और दोनों फिर 1952 में इनकी रचना की जाती है। और आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह उसमें आदिकाल जो नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया जाता है। उसके उपरांत नागरी प्रचारणी सभा काशी और फिर हमने देखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है कि आप सबको यह समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।